हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम शशिकला कनौजिया है और आप देख रहे हैं जोश लीगल नॉलेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू हुई जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पेनल्टीज पढ़ी थी उसके आगे के 2 सेक्शन को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था चैप्टर 9 के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर जैसे कि एंट्रेंस आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई सा भी LLM का एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया था या आप ड्यूअल LLM का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में दे रहे हो, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस में आपके जो भी LLB के कोर्स के लिए भी वो भी इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पेनल्टीज जो है वो चैप्टर 9 में डिफाइंड है, सेक्शन 43 से लेके 47 तक। बट 43 से लेके 45 तक ही इसकी पेनल्टीज बता रखी है। 46 के अंदर पावर टू एडजुडिकेट बता रखा है कि कौन से ऑफिसर से किनको अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, उनका जुडिक्शन क्या है, वो कितने तक की जो भी कॉम्पनसेशन वो कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। 47 के अंदर पढ़ेंगे कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो किन किन फैक्टरों को देखेंगे कि कैसे पेनल्टीज कितने डिटरमाइन करेंगे कि कितना पेनल्टी हमें किसको देना चाहिए। तो हम सेक्शन 46 और 47 को पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले ये बताऊं, आपको अपने बेरेक्ट के साथ ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने नोट्स बनाया वो बेरेक्ट से ही मैंने बनाया। तो बेरेक्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बेरेक्ट आपके पास नहीं है तो आप नोट्स भी उतार सकते हैं। तो आपके पास पेन पेंसिल जो भी है आप अपने उसके साथ रहिए और लिखते चलिए साथ में। सेक्शन 46 क्या है? 46, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं वो बता देती हूँ। लास्ट में हमने पेनल्टीज के बारे में जो 43, 44 उसमें बताया था, वो सिंपल 43 में बताया था कि जो भी कॉम्पनसेशन, जो भी लाइबल होगा पर्सन जो किसी की विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर उसके कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट ऑल्टर कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट बताई थी। कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा के अंदर ये बताया था कि कोई भी जो भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर उससे नेग्लिजेंसी हो जाता है तो वो लाइबल होगी। 44 में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि आप फर्निश करते हो। ए वाला पॉइंट क्या था कि अगर आप कोई भी फेल हो जाते हो किसी डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट डाटा या किसी भी रिटर्न को फर्निश करने के अंदर फेल जाते हो तो उसकी पनिशमेंट बताई थी। बी के अंदर बताई थी विद इन टाइम। सी के अंदर बताई गई थी कि आप मेंटेन करने में फेल हो जाते हो। 45 में बताई थी कि अगर आप इस रूल के अंदर कोई भी कॉन्ट्रावीन कर रहे हो तो उसकी पेनल्टी। आपको ना आगे पढ़ने से पहले पिछला रिवाइज करना चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 46 को। पावर टू एडजुडिकेट। सबसे पहले एडजुडिकेट जैसे कि मतलब इसके अंदर ये है कि अब IT एक्ट बना तो दिया, किस ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे कि वो देखे। क्या हम IT एक्ट के हर एक जो भी केस, छोटा सा मोटा केस होगा तो ये थोड़ा ना कि हम कोर्ट के अंदर ले जाए। कोर्ट में तो वैसे इतने सारे केसेस होते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोविजंस बनाया गया है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है किसी भी ऑफिसर को, और उस ऑफिसर को हम क्या बोलेंगे? उस ऑफिसर को हम बोलेंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा उसकी जो रैंक है वो रैंक डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलो नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि अब मान लो अभी तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, अब क्या जो इक्विवेलेंट ऑफिसर, इक्विवेलेंट मतलब कि जो भी ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, जो अपॉइंट किए जाएंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाएंगे। वही प्रिस्क्राइब करेगी किस मैनर से हमें अपॉइंट करना है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे वो क्या करेंगे? सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। ऐसा कोई जरूरी यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें चेक करेंगे या स्टेट में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को बनाए। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का काम क्या होता है? सिंपल काम होता है, वो इंक्वायरी करे कि किसने मतलब यहाँ इस एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रावीन किया उसके रूल्स और रेगुलेशन को। तो अब जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है, जुरिडिक्शन उसकी क्या होती है वो हमारे 1A में बता रखा है। 1 के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बताई थी। 1A के अंदर है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर shall exercise adjudicate to matter in which the claim for injuries or damage not exceeding 5 करोड़ रुपीज। जैसे कि मान लो कि कोई भी IT एक्ट में कोई कॉन्ट्रावेन हुआ है, बट उस कॉन्ट्रावेन से डैमेज या कुछ भी चीज है वो 5 करोड़ रुपीज तक हुआ है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। 5 करोड़ रुपीज तक हुआ है तो हमारी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की उसके जुरिडिक्शन में आती है। बट अगर एक्सीड हो जाए, ये प्रोवाइजो के अंदर दे रखा था कि अगर एक्सीडिंग हो जाए 5 करोड़ रुपए से तो उनकी जो जुडिक्शन है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दी जाएगी।
यहाँ पर और भी हम चीज पढ़ते हैं। सेकंड में बता रखा है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैव पावर, उनके पास पावर होती है कि वो इम्पोज कर सके, क्या पेनल्टी और अवार्ड को इम्पोज कर सके, सच कॉम्पनसेशन एज ही थिंक फिट, अगर उन्हें फिट लगता है, उसने इंक्वायरी कर ली है और वो सेटिस्फाई है कि हाँ इसी पर्सन ने कमिटेड किया है इस रूल्स रेगुलेशन को कॉन्ट्राविन करने के अंदर, तो वो कॉम्पनसेशन के उस पर अवार्ड या पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। बट वो अवार्ड और इम्पोज मतलब वो पेनल्टी कितने तक की होनी चाहिए, 5 करोड़ से नीचे तक की, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें बताया थर्ड वाले में, मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग करके बता दिया कि हर एक पॉइंट के अंदर क्या बताया, जिससे बहुत इजी लगेगा आपको पढ़ने में भी। क्वालिफिकेशन क्या है, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है सेम वही है कि उसके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग, लीगल जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी और भी प्रिस्क्राइब किया, अभी तो इसमें पता नहीं है, अगर और भी रूल्स रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फोर्थ में क्या है, फोर्थ क्लॉज में बता रखा है मोर देन वन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो एक से ज्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अब मतलब मान लो 2-3 एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हो गए, तो वो क्या करेगी, वो ऑर्डर दे देगी कि आप इस मैटर में देखो, आप इस मैटर के अंदर देखो, और प्लेस कर देगी कि हाँ आपकी जुडिक्शन इतनी है, आप इसमें काम करो, इसकी जुडिक्शन इतनी, आप इसमें काम करो। तो वही है ऑर्डर द मैटर या प्लेस विद रिस्पेक्ट शैल एक्सरसाइज देयर जुडिक्शन। अब क्या है, फिफ्थ में बताया पावर ऑफ सिविल कोर्ट, जैसे कि अब सिविल कोर्ट की पावर होती थी, सेम पावर हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास भी होती है, शैल हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सेम पावर उसके पास होती है, जैसे सेक्शन 58 क्लॉज 2 के अंदर बता रखा है। समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी को सम्मन करने की पावर होती है कि वो आके अटेंडेंस दे अपनी, या किसी भी रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांग सकती है, रिसीव कर सकते हैं, रिसीविंग एविडेंस एंड एफिडेविट, इशूइंग कमीशन इशू कर सकते हैं, जो हमने कमीशन पढ़े थे ना सीपीसी के अंदर, उस कमीशन को इशू कर सकती है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते, रिव्यू की पावर होती है, डिसमिसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट ऑफ डिसाइडिंग, जैसे एक्स पार्टी की वो एप्लीकेशन है उसको डिफॉल्ट और कुछ भी कर सकते हो, डिमिस कर सकती है, एनी अदर मैनर, जो हमने सीपीसी के अंदर पढ़ा था। एंड इसके 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 3 पॉइंट्स ये है, all the proceedings shall be deemed to be judicial proceeding under section 193 228 of IPC। जो भी प्रोसीडिंग, जैसे कि जो सेक्शन 193 जैसे कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस एंड इंटेंशनल इंसल्ट इंटरप्शन टू द पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अब एक बात, तो फॉल्स एविडेंस दिया है, इसकी पनिशमेंट तो हमारे आईटी एक्ट में नहीं बताई है, तो इसकी पनिशमेंट को हम कैसे देखेंगे, जो हमारे आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी है सेम उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे उसको। बी क्या है, शैल बी डीम टू बी अ सिविल कोर्ट, अगर हम उसको सिविल कोर्ट मानेंगे, जो भी जैसे कि सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी, 346 ऑफ सीआरपीसी, जैसे कि 345 के अंदर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है प्रोसीजर इन सर्टेन केस ऑफ कंटेम्प्ट के उसमें, जैसे कि सेक्शन 175 178 179 180 228 ऑफ आईपीसी। 228 में हमने पढ़ा था ना कि इंटेंशनल आप इंसल्ट कर रहे हो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के इंटरप्शन में या जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, तो उसकी है। तो ऐसा कोई जो कंटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो तो उसका जो प्रोसीजर सेम है जो हमारे सीआरपीसी में दिया है हम उसको फॉलो करेंगे। ऐसे हमारे 346 में क्या है, प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसीडर दैट केस शुड नॉट बी डील्ड विद अंडर सेक्शन 345, जो भी मतलब इसके अंदर नहीं दिया हुआ वो। और हमारा सी पॉइंट आता है शैल बी डीम टू बी अ सिविल कोर्ट, जो हमने पहले पढ़ लिया कि सिविल कोर्ट ही इसको डीम करेंगे। पर्पज ऑफ ऑर्डर 21, ऑर्डर 21 क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स में सबसे ज्यादा रूल्स होते हैं, इसमें आई थिंक रूल्स 106 हैं। तो इसमें यही बता रखा था कि हम एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की भी पावर वही पावर होती है जो एक सिविल कोर्ट की पावर होती है, जैसे उनके जजेस जो भी अवार्ड करते हैं तो जो भी पर्सन होता है उसको मानता है, ऐसे इनकी जो भी अवार्ड है, जो पेनल्टीज इम्पोज कर रहे हैं उन पर्सन को मानना पड़ेगा जो कॉन्ट्राविन कर रहा है इस रूल्स एंड रेगुलेशन को। सेक्शन 47 बताता है फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, अभी तक हमने पढ़ा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किसमें पढ़ा, हमने सेक्शन 46 के अंदर पढ़ा कि कौन होता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसकी जुडिक्शन कितनी होती है।
अब एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या देखेगा, जैसे कि अगर हमने पुलिस को अपॉइंट कर दिया तो हम पुलिस देखेगा, कैसे इंक्वायरी करेगा, किस किस बातों को रखेगा, तो हमने यहाँ पर बताया है। बट ऐसा नहीं है कि ये सीमित है कि इतनी ही बातों को ही वो देखेगा, इसके अलावा और चीजों को नहीं देखेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो और चीजों को भी देखेगा। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, शेल ड्यू टू रिगार्ड एडजुडिकेटिंग द क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन, वो क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन जैसे कि किसी भी पेनल्टी या कॉम्पनसेशन देने के लिए वो क्या डिसाइड और डिटरमाइन करेगा, वो है उसका फैक्टर बता रखा है। जैसे कि अमाउंट ऑफ गेन एंड अनफेयर एडवांटेज, जैसे कि कितना गेन हुआ, कितना अनफेयर एडवांटेज उस पर्सन को हुआ, उसके बेस पे उसको पेनल्टीज इम्पोज करेगा उस पर्सन। या अमाउंट ऑफ लॉस, कि कितना लॉस हुआ इस कॉन्ट्रावेन को करने के अंदर। जैसे कि एक पर्सन है, मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दे देती हूँ, एक पर्सन है, उसने हमारे आईटी एक्ट के एक रूल को कॉन्ट्रावेन कर दिया, ऑफेंस कर दिया। अभी हम ऑफेंस का भी टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ए के ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा रही है किसके द्वारा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा, वो कौन से फैक्टर को देखेगा, तो ये देखेगा सबसे पहले ए फैक्टर, ये देखेगा कि इसको कितना गेन हुआ है, अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ है मॉनेटरी की फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो उस चीज को देख के उसके ऊपर उतना पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। कि जैसे कि मान लो इसका फायदा 1 करोड़ का हुआ है अनफेयर, तो इस पे वो 2 करोड़ का कर देगा या 3 करोड़ का कर देगा, जैसे भी करेगा। और सेकंड क्या था, अमाउंट ऑफ लॉस। अमाउंट ऑफ लॉस ये देखेगा कि जो दूसरा पार्टी, जो जैसे कि बी का इसने कंप्यूटर में से कुछ एक्सेस कर लिया था, तो जो बी है उसको कितना मैंने यहाँ पर बनाया था, बी जो है उसको कितना लॉस हुआ वो। और ये भी देखेगा क्या जो पर्सन है जो वो ऐसा डिफॉल्ट कर रहा है, क्या वो उसका नेचर क्या रिपीटेटिव नेचर है, क्या वो उस चीज को रिपीट कर रहा है क्या, इस ऑफेंस को बार बार, तो वो ये देखेगा। आई होप आपको सेक्शन 46 और 47 समझ में आ गया होगा। ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम के अंदर, एलएलबी के एग्जाम में तो ये पूछता ही है। आगे के वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, ऑफेंसेस को भी लेकर आऊंगी, और भी आईटी एक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे आपका धीरे धीरे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ, मेरे से जो अभी मेरे व्यूवर्स हैं वो कहते हैं कि आप नोट्स प्रोवाइड करें। मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर रही हूँ, बट एज अ पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो एज अ पीडीएफ अपलोड करना, पीडीएफ बनाना, वो थोड़ा टाइम लगता है मुझे। अभी वैसे भी हमारे एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम का इशू है, बट अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।